दोस्तों हम डेविएशन पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से जो है वीडियो बीच में ही बंद हो गई थी। तो लास्ट वीडियो में जहाँ से हमने शुरू किया था उसके आगे से ही कंटिन्यू करते हैं डेविएशन। लास्ट हमने जो छोड़ा था उसमें हमने डेविएशन क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था, उसके आगे कंप्लीट करते हैं। तो चलिए अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेविएशंस पढ़ने हैं, या डेविएशंस कह लीजिए या इसको डिसेबिलिटीज भी आप कह सकते हैं। इस पर हम बात कर लेते हैं और ध्यान रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 15-20 मैं आपको बताऊंगा, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं कह रहा लेकिन 15-20 के अराउंड बताऊंगा। इनको याद कर लीजिएगा, डिफरेंस बेसिक पता होना चाहिए बिकॉज एग्जाम में ये पूछा जाता है आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हम बात करेंगे, ठीक है, और ये जितनी भी मैं डिसेबिलिटी कह रहा हूँ ये एक तरीके से डेवलपमेंटल डिले भी है, और इसमें बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज भी अभी आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ठीक है। अब पिट्यूटरी का तो आपको पता ही होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारे शरीर में, जो कि बेसिकली उसमें से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उसके कई काम होते हैं, जिसमें से एक होता है हाइट। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसमें से हाइट को जो हार्मोन्स निकलते हैं वो हाइट्स को डिपेंड, मतलब उसके हिसाब से डिसाइड होती है। तो जिनमें पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म में क्या होता है कि व्यक्ति बौना रह जाता है। ठीक है, बौना रह जाता है। एक जो सामान्य हाइट मानी जाती है 4 फुट 10 इंच, ये जो है मानी जाती है। तो जिसको पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म होती है उसकी हाइट इससे कम होती है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। इससे मिलता जुलता एक और है, एक है पिट्यूटरी गिगैंटिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति की हाइट सामान्य से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जो कद होता है वो सामान्य से ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो व्यक्ति आपको छोटा दिखेगा ड्वार्फिज्म में। बहुत आपको लोग दिखते हुए ना हाइट बहुत कम होती है, तो वो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म होता है। और पिट्यूटरी गिगैंटिज्म में क्या होता है कि हाइट इनकी बहुत ज्यादा होती है, 6 फुट से भी ऊपर इनकी हाइट हो जाती है। ठीक है, तो ये तो महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया, ठीक है। इसमें जनरली क्या होता है, हाइपोटोनिया का मतलब होता है डिक्रीज्ड मसल टोन। डिक्रीज्ड मसल टोन। अब आपको शायद मसल टोन ना पता हो तो पहले मसल टोन समझ लीजिए वो क्या होता है। मसल टोन का मतलब ये होता है कि मेरी मसल्स कितनी मजबूत हैं, उसमें कितनी ताकत है, उसको मसल टोन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने हाथ को ऐसे मूव कर पा रहा हूं, तो अगर आप ध्यान से इस बात को समझिए कि हाथ को ऐसे मूव करने में जो हमारी मसल्स होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि मसल्स जो होती है वो खिंचाव, उनमें टेंशन क्रिएट होता है, खिंचाव होता है एक तरीके से, और उसके बाद ही जो मेरा हाथ है ये ऐसे उठ पाता है। तो मसल टोन का मतलब होता है कि ये जो ताकत या जो ये खिंचाव आप कह लीजिए, स्ट्रेंथ जो आप हम समझिए मसल्स की, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो जो हाइपोटोनिया होता है उसमें जो मसल टोन होती है वो बहुत ही वीक होती है। ऐसे बच्चे जनरली अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करने में डिफिकल्टी फील करते हैं। ठीक है, तो डिक्रीज मसल टोन, हाइपोटोनिया का मतलब होता है डिक्रीज्ड मसल टोन। इसी तरीके से एक होता है हाइपरटोनिया। हाइपरटोनिया, हाइपरटोनिया में इंक्रीज्ड मसल टोन होता है। इंक्रीज्ड मसल टोन। अब इसमें इसका अपोजिट होता है, मतलब जितना मसल टोन होना चाहिए उससे ज्यादा होता है मसल टोन। तो इससे क्या होता है, इससे स्टिफनेस, मतलब गांठें सी महसूस होती हैं कि शरीर में जैसे मसल्स का एकदम हार्ड मसल्स और गांठें जैसी फील होती हैं। तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिया। ठीक है, तो हाइपोटोनिया हाइपरटोनिया आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, आप साथ के साथ इसको नोट डाउन भी करते रहिएगा। पांचवा, पांचवा वो है विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है, विजुअल इम्पेयरमेंट का मतलब होता है जो देखने से संबंधित होता है, और ये पार्शियल भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, पार्शियल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है। अब इसकी पहचान शुरुआती दौर में ही हो जाती है। एक तो होता है कि भाई कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, उसकी वजह से दिक्कत है। एक होता है कि भाई बाय बर्थ। तो जो विजुअल इम्पेयरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये पार्शियल और कंप्लीट दोनों हो सकता है। और इसका डायग्नोस कैसे होता है, बहुत आसान होता है। शुरुआत में
अगर आप देखिए शुरुआत में क्या है कि बच्चा अगर आपको देख करके स्माइल नहीं कर रहा, जिसको सोशल स्माइल कहते हैं ना, अगर बच्चा स्माइल नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब बच्चे के साथ कोई दिक्कत है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि बच्चा जब देखता है ना आपको या किसी को तो स्माइल देता है। तो अगर बच्चा स्माइल नहीं दे रहा है, इट मीन्स बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है, या तो कंप्लीट विजुअल इंपेयरमेंट हो सकता है या फिर पार्शियल भी हो सकता है। ठीक है, अगला है स्पीच डिले। स्पीच डिले में क्या होता है कि बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं। मतलब अगर बच्चा मान के चलिए 5-6 महीने का बच्चा जब एक एक दो दो मतलब बैबलिंग करना शुरू कर देता है 5-6 महीने का बच्चा, और उसके बाद जनरली बच्चा जब 7-8 महीने का होता है तो एक शब्द मतलब एक अक्षर वाले शब्द कुछ इस प्रकार से बोलना धीरे धीरे शुरू करता है। वहीं बच्चा जब 12 महीने का होता है या 1 साल का होता है, 13 महीने का होता है, तो वो 2 शब्द 3 शब्द बोलना शुरू करता है धीरे धीरे। और वही बच्चा जब 2 साल का होता है तो लगभग लगभग वो सेंटेंस बोलना शुरू करता है। तो अगर बच्चा इन सब चीजों को कंप्लीट नहीं कर पा रहा तो यहाँ पे मान के चलिए उससे उससे मतलब वो जो चीजें उस एज में आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है, तो इसका मतलब बच्चे में स्पीच डिले है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अगला है नेक्स्ट सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी से पहले लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। लोकोमोटर डिसेबिलिटी। अब लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या होती है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जो बच्चा है वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता है, बिकॉज कई रीजंस हो सकते हैं इसके। ठीक है, मतलब बच्चे हो सकता है एक्सीडेंट भी हो सकता है इसका एक रीजन, या जेनेटिक भी हो सकता है। ठीक है, या फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन इसमें मेन ये होता है कि बच्चा अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता, हाथ पैर उसको मूवमेंट में दिक्कत होती है। तो ऐसे बच्चे अक्सर व्हील चेयर पे या सपोर्ट के थ्रू ही इधर उधर मूव कर पाते हैं। तो ये होता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। अगला है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर कह सकते हैं आप इसको, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है ये। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर में बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, और सेरेब्रल पाल्सी भी एक तरीके का न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। अब ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर क्या होता है? जिसका संबंध नर्व्स जो सिस्टम है हमारी वो, इसके अलावा जो हमारे मसल्स होते हैं वो, इनके आपस में कोऑर्डिनेशन से, कि भाई कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हो पाता है। ठीक है, मसल्स का और नर्व सिस्टम का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। और इसका मेन रीजन क्या होता है? ब्रेन डैमेज, कि भाई कोई चोट लगी है या जेनेटिकली या हेरिडिटरी कोई प्रॉब्लम है दिमाग में, तो ब्रेन डैमेज की वजह से होता है, जिसमें कि बच्चा जो नर्व्स और जो मसल्स होते हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। और जब ये कोऑर्डिनेशन नहीं होता तब भी बच्चा अपने बॉडी को मूव करने में डिफिकल्टी फील करता है, चीजों को होल्ड करने में उसको दिक्कत होती है। तो ये प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो सेरेब्रल पाल्सी, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, ये सारे आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अगला है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम बेसिकली इसमें बच्चे को माइल्ड टू सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, और इसका संबंध जनरली हेरिडिटरी होता है, क्रोमोसोम्स में कोई दिक्कत होती है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। इसमें बच्चे को माइल्ड टू सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। इसके अलावा इनके कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, मतलब आपको देख के ही पता चल जाएगा कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अगर आप इसको गूगल पे भी सर्च करेंगे ना तब भी आपको दिख जाएगा कि जो डाउन सिंड्रोम से बच्चे प्रभावित होते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं। तो थोड़ा सा उनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होता है, और थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उनमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया डाउन सिंड्रोम। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, मेगासिफोली। इस पे क्वेश्चन आ रखा है, ध्यान रखिएगा मेगासिफोली पे, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। और एक इससे मिलता जुलता टर्म है मैक्रोसिफोली। ठीक है, इन दोनों को अच्छे से समझ लीजिए। मेगासिफोली में क्या होता है कि लार्ज
ब्रेन साइज होता है, ठीक है, लार्ज ब्रेन होता है, जबकि मैक्रोसेफोले में क्या होता है, लार्ज हेड होता है, ठीक है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस देख लीजिएगा, एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। मेगासेफोले में लार्ज ब्रेन होता है, वही मैक्रोसेफोले में लार्ज हेड होता है। जनरली इसमें क्या होता है कि जो बच्चे से ग्रसित होते हैं ना, तो आप देखेंगे कि उनके सिर का आकार बड़ा होता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर किसी को मेगासेफोले है ना, तो लार्ज ब्रेन होने की वजह से उसका हेड जो है ना, उसका साइज भी लार्ज ही रहेगा, ठीक है भाई। अगर ब्रेन का साइज ही बड़ा हो गया तो सिर तो अपने आप बड़ा हो जाएगा ना। तो मेगासेफोले भी एक तरीके का मैक्रोसेफोले होता है, जिसमें कि लार्ज ब्रेन के कारण लार्ज हेड भी होता है। वहीं अगर हम बात करें मैक्रोसेफोले में, तो इसमें हमें लार्ज हेड देखने को मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे मेगासेफोले और मैक्रोसेफोले। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑटिज्म। ऑटिज्म को एएसडी भी बोलते हैं। एएसडी की फुल फॉर्म होती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्या होता है, जनरली ऐसे बच्चों को सोशल कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत होती है। सोशल कम्युनिकेशन इनकी ठीक नहीं होती है, ये बात नहीं कर पाते लोगों से। इसके अलावा स्पीच में प्रॉब्लम होती है, स्टेमरिंग होती है। स्टेमरिंग का मतलब ये होता है कि ये अक्सर बात करते समय हकलाते हैं, हकलाना जिसको आप कह लीजिए, वो देखने को मिलता है। इसके अलावा रिपीटिशन करते हैं, जो भी वो कुछ कह रहे हैं ना उसको रिपीट करेंगे, तो रिपीटिशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, रिपीटिशन, ठीक है। तो जैसे अगर आपने एक मूवी देखी होगी माय नेम इज खान, एक मूवी है माय नेम इज खान, जिसमें एक डायलॉग भी है माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। शायद आपने मूवी देखी हो, ना देखी हो तो देखिएगा। इस मूवी में बेसिकली जो शाहरुख खान होता है उसको यही प्रॉब्लम होती है ऑटिज्म की, और उसमें से आपको पता चल जाएगा भाई क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर टाइम नहीं है इतना मूवी देखने का तो अपना नेट पे सर्च कर लीजिए, लेकिन मैंने आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी कि ऑटिज्म में, जिसको ऑटिज्म होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, उनमें मेनली ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो आपको बताई ये सारी की सारी डिसेबिलिटीज हैं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, लेकिन ये भी इसी में आती हैं। हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफरेंस ना पता हो, तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि जो ये डेवलपमेंटल डिले है ना, डेवलपमेंट डिले जो मैंने आपको डिसेबिलिटीज जितनी भी कराई वो, या जो मैं आपको अभी लर्निंग डिसेबिलिटी कराऊंगा वो, लर्निंग डिसेबिलिटीज, ये मैं आपको इसमें इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये लर्निंग डिसेबिलिटी इसी का पार्ट है। देखिए डेवलपमेंटल डिले जो है ना ये ब्रॉडर कंसेप्ट है, जबकि लर्निंग डिसेबिलिटी वो एक पर्टिकुलर स्किल से जुड़ा है। फॉर एग्जांपल डिसलेक्सिया लिखने पढ़ने से संबंधित है, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज में जो डिसेबिलिटीज होती है वो किसी एक स्किल से जुड़ी होती है। वहीं जो डेवलपमेंटल डिले जो मैं आपको अभी तक पढ़ा रहा हूँ इसका संबंध बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट से होता है, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट से, और ये बच्चे के सभी एक्सपेक्ट्स को अफेक्ट करता है, ठीक है, सोशल इमोशनल सारे एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करता है। लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी वो किसी एक स्किल से जुड़ी होती है, चाहे मोटर स्किल हो गया या बाकी चीज हो गई। तो अब हम थोड़ा सा लर्निंग डिसेबिलिटीज पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज आपको करा रहा हूँ ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटीज। चलिए, तो सबसे पहली जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो है डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसलेक्सिया का संबंध पढ़ने से होता है, ठीक है, पढ़ने से होता है। इसमें क्या होता है, जनरली बच्चा अक्षरों को उल्टा करके पढ़ता है या आगे पीछे कर देता है, ठीक है, या पढ़ते पढ़ते वर्ड छोड़ देगा, या डिफरेंस नहीं कर पाता अक्षरों की बनावट में, तो ये पढ़ने से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा मान के चलिए पढ़ रहा है, तो जैसे जो मिलते जुलते अक्षर होते हैं ना जिनकी बनावट एक जैसी होती है, जैसे बी और डी, है ना, या आप ये देख लीजिए बी और पी, कुछ कुछ सिमिलर सी चीजें लग रही हैं। इसके अलावा और भी अक्षर होते हैं जो एक जैसे होते हैं दिखने में, एम, एम हो गया या डब्ल्यू हो गया, इनमें देखें तो बच्चा डिफरेंस नहीं कर पाता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई वर्ड है ना
जैसे BAD बैड, इसको पढ़ने में बच्चे को दिक्कत होगी, बच्चा डिफरेंस नहीं कर पाएगा। हो सकता है इसको डी प्रोनाउंस कर दे, इसको बी प्रोनाउंस कर दे, DAB डैब बोल दे बैड को, तो ये दिक्कत होती है बच्चे को। ठीक है, इसके अलावा अक्षरों को आगे पीछे कर देगा, जैसे ये स्पेलिंग है SAW सौ, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे अक्षर को पहचान रहा है लेकिन पढ़ते समय क्या कर रहा है, उल्टा पढ़ दे रहा है, ऐसे पढ़ दे रहा है, WAS वॉज, ऐसे पढ़ दे रहा है। तो ये डिसेबिलिटीज होती है जो कि पढ़ने से संबंधित होती है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि पढ़ने और लिखने से संबंधित डिसेबिलिटी कौन सी है, मतलब पढ़ने के साथ साथ लिखने की बात कर रहा है, तब भी डिसलेक्सिया ही आएगा। क्योंकि डिसलेक्सिया में क्या होता है कि बच्चा पढ़ गलत रहा है, मतलब B और D में फर्क नहीं कर पा रहा। अब आप देखें ना, जब बच्चे को आप होमवर्क कराएंगे या कुछ कराएंगे, तो बच्चा जब लिख रहा होगा ना, तब भी बच्चा क्या करेगा, गलत लिख देगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलिए, अगर आपने बच्चे को लिखवाया है MAN मैन, तो हो सकता है कि बच्चा क्योंकि M और W में फर्क ना कर पा रहा हो, तो बच्चा WAN कुछ ऐसे लिख दे, है ना, समझ रहे हैं आप। तो कहने का मतलब ये है क्योंकि बच्चा गलत पढ़ रहा है, पढ़ गलत रहा है, इसलिए वो लिखेगा भी गलत। ये प्रॉब्लम बच्चे के साथ हो जाती है। तो पढ़ने और लिखने की बात होगी तो डिसलेक्सिया होगा। अब मान के चलिए कि सिर्फ लिखने लिखने की बात हो जाए कि भाई लिखने से संबंधित प्रॉब्लम, तब आप डिसलेक्सिया मत कर दीजिएगा, तब आप दिक्कत में फंस जाएंगे, क्योंकि लिखने से संबंधित डिसेबिलिटी वो कुछ और होती है। ठीक है, तो उम्मीद है आप डिसलेक्सिया समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक मूवी भी है इस पे, तारे जमी पर, उसमें जो बच्चा होता है, ईशान नाम होता है उसका, वो डिसलेक्सिया से ही ग्रसित होता है। अगली डिसेबिलिटीज है इसमें, वो है डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया का संबंध लिखने से है। ठीक है, डिस्ग्राफिया का संबंध लिखने से है। इसमें क्या होता है कि बच्चा बहुत ही गलत तरीके से लिखता है। अब यहाँ पे लिखने का मतलब जो अभी मैंने आपको बताया ना थोड़ी देर पहले, वो वाला लिखना नहीं है। यहाँ पे बच्चा जब लिखता है ना, तो पुअर हैंड राइटिंग में लिखता है, पुअर हैंड राइटिंग। ठीक है, होती है बच्चे की बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग होती है, अक्षरों के बीच में प्रॉपर गैप नहीं होगा। ठीक है, या कोई अक्षर बड़ा कोई छोटा बना देगा, तो ये दिक्कत बच्चे के साथ रहती है, डिस्ग्राफिया वाले बच्चे के साथ। तो जो प्रॉब्लम मैंने बताई थी ना कि बच्चा B और D पढ़ रहा है और गलत लिख भी रहा है, वो वाली दिक्कत यहाँ इस डिस्ग्राफिया में नहीं आएगी। डिस्ग्राफिया में जो दिक्कत आएगी पुअर हैंड राइटिंग की वजह से आएगी, और उसमें मेनली यही होता है कि बच्चे का मोटर डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ। इसका मतलब ये भी है क्योंकि बच्चा ठीक से पेंसिल को नहीं पकड़ता। अगर आप देखें ना, तो बच्चा पेंसिल को ठीक से नहीं पकड़ना सीख पाता है, और इस वजह से बच्चे की हैंड राइटिंग जो होती है बहुत ही गलत होती है। इसके अलावा लिखने में बच्चा काफी समय लगाता है। ठीक है, मतलब काफी ज्यादा टाइम लगाएगा लिखने में, बहुत ही स्लो स्पीड होगी लिखने की, बहुत ही स्लो स्पीड से लिखता है बच्चा जो डिस्ग्राफिया से होता है। ठीक है, जल्दी थक जाता है, थक जल्दी जाता है, उसकी जो उंगलियां होती है ना, वो दर्द करने लग जाती है तुरंत ही, मतलब थोड़ा सा लिखेगा और शिकायत करेगा कि मेरी उंगलियों में दर्द हो रहा है लिखते लिखते। तो अगर इस तरीके का कोई भी सिम्टम आपको दिखाई दे रहा है, तो मान के चलिए बच्चे को डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान नहीं होती कि पुअर हैंड राइटिंग इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया का संबंध है मैथ्स से। ठीक है, मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम या मैथ्स रिलेटेड जो कंसेप्ट्स होते हैं ना, उनको समझने में बच्चे को बहुत दिक्कत होती है। मतलब इन जनरल जो बच्चे को हम एवरेज, एक बच्चा जो सीख जा रहा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या नंबर्स को आइडेंटिफाई करना, उनको ऑर्डर में लगा पाना, एक नॉर्मल बच्चा जो सीख पा रहा है, अगर कोई डिस्कैलकुलिया से ग्रसित है तो उसको दिक्कत होती है इस चीज को समझने में। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन के साइन को ठीक से नहीं समझ पाता, एडिशन के पीछे का लॉजिक नहीं समझ पाता। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है जो डिस्कैलकुलिया से ग्रसित होता है। हालांकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि डिस्कैलकुलिया किससे जुड़ा होता है, तो मैथ्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो डिस्कैलकुलिया होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया का संबंध बच्चे में एक तरीके की कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है अपने बॉडी को लेकर के। ठीक है, अपने बॉडी को लेकर के एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। उसको लगता है कि मेरी बॉडी जो है ना, उसमें कोई दिक्कत है। दिक्कत क्या है, जिससे उसको लगता है कि शायद मैं नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं हूँ, मेरे शायद हाथ छोटे हैं, या मेरे पैर थोड़े पतले हैं, या मतलब मेरा चेहरा थोड़ा अलग है, या मैं थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ, या मैं थोड़ा सा पतला लगता हूँ। कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम बच्चा फील करता है अपने आप ही,
नॉर्मल है, खुद को शीशे में देखता है और उसको ऐसा लगता है कि शायद मेरे शरीर में कोई दिक्कत है, जिसको डिस्मोर्फिया होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया और इससे मिलता जुलता एक वर्ड होता है अफेजिया। ठीक है, दोनों ही स्पीच से जुड़े हुए हैं, बोलने से संबंधित होते हैं। डिस्फेजिया में प्रॉब्लम कम होती है, अफेजिया में ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, और जनरली जो हमारे जो ब्रेन का जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है उसका संबंध होता है लैंग्वेज से, बोलने से संबंधित जो भी काम होता है वो हमारा लेफ्ट ब्रेन करता है। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है बच्चे को, तो इस वजह से बच्चा चीजों को बोलने में या अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको समझने में भी दिक्कत बच्चे को हमें यहाँ देखने को मिलती है डिस्फेजिया और अफेजिया में। अगला है डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया का संबंध मोटर डिसेबिलिटी से है, ध्यान रखिएगा। मोटर मतलब फाइन मोटर या ग्रॉस मोटर आपने पढ़ा होगा, तो फाइन मोटर स्किल से यहाँ पे इसका लेना देना है। जिस बच्चे को डिस्प्रेक्सिया होती है ना, वो अक्सर लिखने में दिक्कत महसूस करते हैं। लिखने क्या मतलब, फाइन मोटर स्किल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो फेस करते हैं, जैसे कि लिखना एक फाइन मोटर स्किल है, पेपर कट करना कैंची से एक फाइन मोटर स्किल है, सुई में धागा डालना एक फाइन मोटर स्किल है। तो ऐसी सभी स्किल्स जिनमें कि हमारी फाइन मसल्स का इस्तेमाल होता है उसको हम फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। फाइन मसल्स का मतलब छोटी मसल्स कहने का मतलब है मेरा, तो उसको हम फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। तो जिस बच्चे को डिस्प्रेक्सिया होगा वो इस प्रकार के कार्य करने में प्रॉब्लम फेस करेगा। उसको जो जैसे अपने जूतों के शूज लेस बांधना, इसमें वो बच्चा दिक्कत महसूस करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है और ये लास्ट है इसका, ADHD। ADHD, ठीक है। ADHD का मतलब होता है अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, नाम याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। हालांकि ADHD ही वर्ड आता है तो आप में से बहुत लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। ADHD, ये ADHD की फुल फॉर्म है। अगर आप इसी को देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। मतलब ये जो फुल फॉर्म है ना, इसी से समझ में आ जाएगा बच्चे की मेजर प्रॉब्लम क्या होती है। सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है अटेंशन डेफिशिट, कि ऐसे बच्चे जो ADHD से ग्रसित होते हैं उनमें अटेंशन की कमी होती है। आप उनको एक जगह बिठा करके कोई काम कराइए, 1 मिनट या 30 सेकंड से ज्यादा वो बैठ ही नहीं सकते एक जगह पे। ठीक है, पहली चीज अटेंशन नहीं है। अगर आपने कोई काम करा रहे हैं और कह रहे हैं इधर ध्यान रखो, तो वो बच्चा इधर ध्यान नहीं देगा, इधर उधर देखेगा बाकी बच्चों को, वो क्या कर रहा है, पीछे क्या कर रहा है कोई। ठीक है, यही करता रहेगा, मतलब अटेंशन डेफिशिट है। इसके अलावा हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव है, बाकी बच्चों को परेशान करता है, पूरी क्लास में हुड़दंग मचा देता है, एक जगह बैठ ही नहीं पाता, मतलब वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, जल्दी थकता नहीं है। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये नॉर्मल सी बात है, ये नॉर्मल बात नहीं है, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि ये बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे का अटेंशन नहीं है ना, वो चीजें सीख नहीं पाता है जल्दी, प्रॉब्लम बनी रहती है। हाइपर एक्टिव होने की वजह से बच्चे में और भी दिक्कतें आ जाती हैं। तो ADHD, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताई, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज या जो अभी हमने पढ़ा डेविएशन इन डेवलपमेंट है, ये आपको सभी महत्वपूर्ण है और सभी के सभी आपको याद भी करने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि भाई आखिर ये सारी दिक्कतें होती क्यों है, या जो अभी हम डेविएशन पढ़ रहे थे, ये डेविएशन क्यों होता है, क्या इसके पीछे कॉजेज होते हैं। तो इसके पीछे ज़्यादा तो नहीं है, मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ। आपसे वैसे कॉजेज पूछे नहीं जाएंगे, बट आपको समझना पड़ेगा क्या क्या इसके कॉजेज होते हैं कि भाई क्यों होता है। ठीक है, जो डेविएशन हम पढ़ रहे हैं, ये डेविएशन आखिर क्यों होता है। तो अगर हम बात करें डेविएशन की कि ये क्यों होता है, तो उसमें सबसे पहला जो कॉज है वो है हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी का बहुत बड़ा रोल होता है इन तमाम जो अभी हमें डेविएशन डिस्कस किए ना उनमें। हेरिडिटी मतलब बहुत सारी डिजीज ऐसी होती है जो हेरिडिटरी मिलती है, जैसे डाउन सिंड्रोम जो हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपसे बात की। इसके अलावा हेरिडिटरी भी और भी चीजें होती हैं जिसकी वजह से, जैसे कि हार्मोन्स जो हमने पढ़ा था, जिसमें कि हमने पिट्यूटरी डवार्फिज्म या पिट्यूटरी गिंगैटिज्म की हमने बात की थी, तो सब हार्मोन्स होता है जो कि मदर्स में जब बच्चा
माँ के गर्भ में था उस वक्त क्या सिचुएशंस थी इन पिट्यूटरी हार्मोन्स की, तो वो बच्चे पर असर डालती है। ठीक है, तो हेरिडिटरी हो गया पहला, तो दूसरा इन्वायरमेंटल हो गया। ठीक है, इन्वायरमेंटल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के डेवलपमेंट पे। जैसे इमोशनल डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो क्योंकि बच्चा सोशल इंटरेक्शन ठीक से नहीं कर पा रहा है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो एक होता ही है काफी हद तक, लेकिन इसके अलावा जो इन्वायरमेंट होता है वो भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है बच्चे के डेवलपमेंट पे, कि भाई बच्चे अब बाकी लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट तो उसी हिसाब से होगा, इमोशनल डेवलपमेंट उसी हिसाब से होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सब कुछ क्या होता है, ये सब कुछ बच्चे इन्वायरमेंट के थ्रू एक्वायर करता है। ऐसा नहीं कि हेरिडिटरी बच्चे में आएगा कि बच्चा कौन सी मतलब कैसी भाषा बोलेगा, क्या बोलेगा, ये नहीं। बच्चा हिंदी बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, ये कैसे तय होगा? ये तो भाई जहां बच्चा जन्म लिया है, जिस जगह जहां जो भाषा बोली जा रही है उससे तय होगा ना। तो इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अगला है फिजियोलॉजी, सॉरी साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल होता है, साइकोलॉजिकल का मतलब यहाँ पे ये है कि बच्चा अपने शुरुआती दौर में किन परिस्थितियों से गुजर रहा है ना। हो सकता है कि कहीं कहीं पे अगर आप देखें ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे बच्चा बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन में है, मतलब गरीब है, इकोनॉमिकली कंडीशंस भी ठीक नहीं है, तो ऐसे में जो पुअर कंडीशन में है, तो अगर आप देखें तो वहाँ पे बच्चे को कैसा इमोशनल सपोर्ट मिलता होगा या बच्चे की केयर किस प्रकार से होती होगी, क्योंकि पेरेंट्स खाने कमाने में ही बिजी होते हैं। तो ऐसे में बच्चा ये चीज महसूस करता है शुरू से ही कि यार थोड़ी सी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, है ना। तो उसका नॉर्मल डेवलपमेंट हम सोचे कि होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बच्चा अंडर प्रेशर रहता है शुरू से ही, तो ये चीजें दिक्कत करती हैं। इसके अलावा कैसे कैसे इंसिडेंट बच्चे के साथ हुए, जैसे अगर आप देखें ना तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स शुरू में ही गुजर जाते हैं, तो ऐसे बच्चों का सोशल डेवलपमेंट या इमोशनल डेवलपमेंट कैसा होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा फूड एंड न्यूट्रिशन ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, कि बच्चे को कैसा खाना मिल रहा है, किस प्रकार से चीजें मिल रही हैं, ये भी बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। अगर प्रॉपर नहीं मिलता है तो भी इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये तो सारे कॉजेज हो गए जो आपने अभी देखे। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई कैसे आप इनका पता लगाएंगे। एक दो टेस्ट हैं जो कि आपको याद करने हैं। ध्यान रखिएगा ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूं ये सब डायग्नोज करने के लिए है। ठीक है, डायग्नोज कर सकते हैं आप, ठीक है, डायग्नोज कर सकते हैं जो अभी मैं आपको टेस्ट बताऊंगा, बट ये क्या है कि ये रिमीडियल्स नहीं है, मतलब ये आपको उपचार नहीं बताएंगे, ये बताएंगे कि हाँ दिक्कत है। तो इसमें से जो सबसे प्रचलित है ऑल ओवर वर्ल्ड कह लीजिए वो है डीडीएसटी। डीडीएसटी की फुल फॉर्म है डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, तो डीडीएसटी है, सबसे पहले 1967 में आया था, उसके बाद 1992 को उसको रिवाइज कर दिया गया, और अभी रिसेंट में ये रिवाइज्ड वाला ही चलता है जिसको डीडीएसटी 2 कहते हैं। ठीक है, तो आपसे डीडीएसटी पूछा जाए या डीडीएसटी 2 पूछा जाए एक ही बात है। ध्यान रखिएगा डीडीएसटी का संबंध जो ये डेविएशंस होती है ना डेवलपमेंट में, इनको मेजर करने के लिए होती हैं। तो ये डीडीएसटी का नाम आप तो फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, इसके अलावा इसका संबंध किससे है ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब अगर हम बात करें इंडियन वर्जन की, तो क्या इंडिया में भी ऐसा कोई टेस्ट है? तो इंडियन वर्जन की अगर हम बात करें तो इंडियन वर्जन में एक तो है पाठक का, पाठक बड़ोड़ा स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट एक तो ये है, और एक है त्रिवेंद्रम डेवलपमेंट
स्क्रीनिंग चार्ट, ठीक है। तो ये दो नाम आप याद रखिएगा, तो पाठक का बड़ौदा स्क्रीनिंग टेस्ट है और दूसरा है त्रिवेंद्रम डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग चार्ट, जिसको TDSC बोलते हैं, TDSC। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, कई बार शॉर्ट फॉर्म में दे देता तो दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू आप इन डेविएशंस को डायग्नोस कर सकते हैं, और अल्टीमेटली अगर किसी कोई चीज डायग्नोस हो जाती है तो फिर आपको डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ता है। जो डॉक्टर्स होते हैं वही बताते हैं कि भाई किस चीजें, मतलब क्या रेमेडियल्स हो सकते हैं, कैसे हम बच्चों को सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट था डेविएशन इन डेवलपमेंट, ये इतना ही था, और इससे रिलेटेड जो भी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद है कंसेप्ट समझ में आया होगा और ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बट जाने से पहले वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छी लगी वीडियो शेयर करिए, पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।